नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी किया गया। जनजातीय समुदायों की ओर उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के विरासत से लेकर विकास पर चर्चा की और कहा कि आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और भी ज्यादा जीवंत बना रहा है। पीएम ने आगे कहा कि जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसके द्वार जा रही है, इसको मुख्य धारा में ला रही है। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है, जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े
आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जहां पर गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ का समापन समारोह हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मैं खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है। आपने ज्ञान हासिल किया, अनुभव मिला, यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट ने देश में खेल के प्रति आम युवा में एक नई जागरूकता पैदा की है। सुनिए आप। गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। मैं खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हारे नहीं हैं। आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है। अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं तो वह नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। खेलो इंडिया, खेलो ने और फिट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश के अंदर खेल के प्रति आम युवा के मन में एक नई जागरूकता पैदा की और उसी का परिणाम है आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रदर्शन विगत 9 वर्षों के अंदर किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए गए। खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम की स्थापना हो, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। गांव में खेल का मैदान हो, साथ साथ ओपन जिम का निर्माण भी हो, इसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और साथ साथ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चे वहां पर रह करके अध्ययन करते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं तो दी गई, लेकिन साथ साथ खेल कूदों में, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन और अब तो सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण के विशेष प्रावधान को लाकर के बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हमने लोक सेवा आयोग से वापस करते हुए उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान, मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में
सेवा का अवसर दे सकते हैं और इसके माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं को और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते। वहीं से पहले सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन के बाद जनता दरबार लगाया। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने जनता दरबार में सीएम से पीड़ितों ने मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। जनता दरबार में ज्यादातर जमीन विवाद और थानों से जुड़ी समस्याएं ही रही। कई लोगों ने सीएम से शिकायत की और कई लोगों ने मदद की गुहार लगाई। सीएम ने बारी बारी सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और वहां मौजूद अधिकारियों को इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए और हर गरीब की मदद भी होनी चाहिए। वहीं बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह पॉलिटिक्स के जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछकर उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चला रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माता बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन और उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। उनको इस पर जवाब देना होगा। वहीं पीएम मोदी के मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स अभियान को लेकर कहा कि उनकी सरकार पीएम के मिलेट्स अभियान को बढ़ावा देने के लिए भोपाल एम्स में भर्ती मरीजों को श्री अन्न दे रही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के कुनू नेशनल पार्क में जल्द ही चीतों की संख्या में इजाफा होने वाला है। 12 और चीते आने वाले हैं। वहीं शिवरात्रि के पर्व को लेकर सीएम ने कहा कि इस बार महाशिवरात्रि पर उज्जैन में श्रद्धालुओं की तरफ से 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने यह कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मिलेट्स को उन्होंने बढ़ावा देने का अभियान छेड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि एम्स भोपाल में भी जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको परोसे जाने वाले भोजन में मिलेट्स को शामिल करने की पहल की गई है। हम सब जानते हैं कि हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे आदि का जोखिम कम करने में हमारा श्री अन्न, प्रधानमंत्री जी ने नाम दे दिया श्री अन्न, मोटा अनाज नहीं, वो रामबाण का एक अचूक औषधि का काम करते हैं। G20 के कृषि समूह की बैठक के समय भी हमने श्री अन्न के व्यंजन परोसे थे जो आए हुए प्रतिनिधि थे, और अब श्री अन्न का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। भोपाल पास्ता जिस गेहूं से बनता है, तेजस, जिसकी देश के 7 राज्यों में जबरदस्त डिमांड है, वो उगाने का काम कर रहा है। कठिया गेहूं के नाम से भी ये जाना जाता है। पास्ता, दलिया और सूजी के हलवे के लिए बेहतर होता है। और हमारा ये गेहूं यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भेजा जाता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, जिंक का ये बड़ा स्रोत है। 18 फरवरी को कूनों में फिर 12 चीते और आ रहे हैं। अभी जो चीते हैं वो स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। और आज ही मैं चीता प्रोजेक्ट
की बैठक कर रहा हूं, क्योंकि चीता केवल चीता नहीं है। चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहीं दूसरी तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर बयान दिया। कहा कि बोर्ड की परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी, साथ ही छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने इंतजाम भी किए हैं। आज से शुरू हुई हाई स्कूल की 3 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी, इंटरमीडिएट की 4 मार्च तक होगी। बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर केंद्र पर जिले के 132 अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और सभी बच्चों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों को प्रतिभा के आधार पर परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, उनको अंक सर्वोच्च मिले। तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर हाल ही के दिनों में बस्तर में बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसकी जांच प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन इससे बीजेपी के नेता संतुष्ट नहीं है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम भी चाहते हैं मामले की निष्पक्ष जांच हो। डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखा, इस मामले की जांच एनआईए को करनी चाहिए। तो वहीं सीएम बघेल ने पीएम आवास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप और भी लगाए। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के पास आंकड़े कहां से आए, जनगणना भी हुई नहीं है तो किस आधार पर वो कह रहे हैं, और केंद्र की सरकार जनगणना आखिर क्यों नहीं करा रही है। हमला हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी, और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो सके। ये आंकड़े कहां से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, कि 2011 के, कि 2008 के, कि 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान हैं, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताएं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति तो वैसी वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है, और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं, आंकड़े बिना आधार के काम करेंगे।
तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। सीए एनआरसी के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को ना रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता। और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव है तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई जनगणना कराए ना, 16 लाख हो 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए। कि रमन सिंह ने कह दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान ले। चलिए बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की, जहां पर हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया है कि हिमाचल का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। सुक्खू ने कहा कि इस बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी और इसी दौरान हिमाचल प्रदेश का बजट भी पास किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। उनकी सरकार ने जनवरी महीने में बेसहारा की मदद से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। योजना के तहत सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए जमा किए हैं। प्रदेशवासी भी इस कोष में दान कर रहे हैं। इससे बेसहारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की मदद अब की जाएगी। निर्णय लिया जो समाज में वंचित है, जिसकी कभी कोई अप्रोच किसी सरकार के साथ रहती नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा है कि सचिवालय में जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गए। जब देखा तो वहां उनसे सीखा और पहली कैबिनेट में हमने सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है उनको हमने ओपीएस बहाल किया। और आज पूरे 1 महीना 2 दिन बाद ये कैबिनेट हो रही है। उसमें उन बच्चों के लिए योजना लेके आए और ये योजना अनाथ बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए है, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। आज के बाद से जो बच्चा अगर पैदा होते भी अनाथ हुआ और वो जीवन के 27 साल तक सरकार उसकी देखभाल करेगी। और जब वो 18 साल के बाद पढ़ाई आगे करना चाहता होगा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता होगा या डिग्री करना चाहता होगा या राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं आईआईटी, एमबीबी, एम्स या आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता होगा या शिक्षा के किसी और स्तर में एडमिशन लेना चाहता होगा या पीएचडी करना चाहता होगा, सरकार उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। सरकार उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा उठाएगी। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, 4,000 प्रति माह उन बच्चों के लिए जेब खर्च के लिए पैसा देगी। और जब गर्मी के कपड़े आते हैं तो हम लोग जो कपड़े गर्मी के खरीदते वो कपड़ों के लिए पैसा देगी, सर्दी के कपड़ों के लिए पैसा देगी। एक दृष्टिकोण होता है परिवार का, उस दृष्टिकोण के अनुसार कि जब उन्होंने सर्दी में, जैसे हम अपने परिवार के बच्चे बोलते कि हमने घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो हम अपने परिवार के बच्चों के लिए तो करते हैं, पर सरकार ने उनको साल में 15 दिन 2 बार घूमने का हमने उनको प्रावधान किया। 7 दिन या 10 दिन जितने भी दिन जाए उसका आने जाने का खर्चा बाई ईयर तो और AC 2 टायर की फैसिलिटीज रेलवे में दी जाएगी और रहने की सुविधा भी हमें उन्हें 3 स्टार हो। इस शो में हमने आपको दिखाया कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपके लिए कौन सी सौगातें दी। मुलाकात फिर कल होगी। नमस्कार।